नमस्कार दोस्तों। 18वीं सदी में भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक था। यह अमेरिका, चीन और जापान से भी अमीर था। भारत के पास सबसे उपजाऊ भूमि और सबसे अधिक जनसंख्या थी और यह यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसकी अपनी सीमा के अंदर ही ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद थी। 1820 में वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का 16% कंट्रीब्यूशन था। यदि आज भारत अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया की तरह इंडस्ट्रियलाइज हुआ होता तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगभग 83 ट्रिलियन डॉलर होती। यह 2020 में विश्व की अर्थव्यवस्था के बराबर होती। भारत इतना पीछे क्यों रह गया, इसका कारण सबको पता है कि हमारे देश को कितने लोगों ने लूटा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था थी, बट यह बहुत गरीब था। 1987 में चीन और भारत की जीडीपी लगभग बराबर थी, नाम मात्र का डिफरेंस था। आज वही 2022 में चीन की जीडीपी देखें तो भारत की जीडीपी से लगभग 5.5 गुना ज़्यादा है। पिछले साल 2022 में भारत ने यूके को छोड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, जहां वो पूरी दुनिया में केवल अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान के सिर्फ पीछे है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भारत ऐसे ही बढ़ता रहेगा। भारत की इसी सबसे तेज़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में यह दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वह जर्मनी और जापान को पीछे कर देगी, उससे भारत आगे निकल जाएगा। क्या आपको लगता है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से भारत एक डेवलप कंट्री हो जाएगा? ना, इसका आंसर है नो। डेवलप कंट्री बनने के लिए कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, WTO है, इन्होंने कुछ जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर डेवलप किए हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। तो सबसे पहला इंडिकेटर वो है जीडीपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा इंडिकेटर है जीडीपी पर कैपिटा। तीसरा इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दूसरा है लिटरेसी रेट और हम इसको बोलते आजकल के टाइम में हम इसको बोलते हैं एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा जो है वो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हम किसको बोलते हैं? किसी भी देश में एक बाउंड्री के अंदर, मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्री, कंट्री का जो बाउंड्री है उसके अंदर एक साल में जो भी गुड्स और सर्विस का मार्केट वैल्यू होता है, फाइनल प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी नाम से डिफाइन करते हैं। 1947 में जब भारत ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की तब इंडिया की जीडीपी मात्र 270 बिलियन डॉलर थी और आज 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत एक विकसित देश है? ऐसा हम सोचते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बड़ा होने से देश जो है डेवलप कंट्री हो जाएगा, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। इसको जानने के लिए हम सेकेंड इंडिकेटर देखते हैं, जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी में देश की जो भी पॉपुलेशन है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। मतलब एक व्यक्ति का एक साल में जो एवरेज इनकम है वो है जीडीपी पर कैपिटा। किसी का इनकम 1 करोड़ भी हो सकता है और किसी का इनकम 10,000 भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो कंसीडर हम कर रहे हैं वो पूरे पॉपुलेशन का एवरेज इनकम। यदि हम किसी डेवलप कंट्री का एवरेज इनकम देखते हैं तो माना जाता है कि लगभग 12,000 से लेकर 15,000 US डॉलर है पर ईयर। यदि हम भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय देखें तो औसत प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पे है वो लगभग 2256 US डॉलर के बराबर, जो कि काफ़ी नीचे है, लगभग 6 गुना पीछे है। और इंडिया का जो वर्ल्ड में रैंक है जीडीपी पर कैपिटा में वो 140 नंबर पे आता है, जो कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे है। यदि इंडिया को डेवलप कंट्री लिस्ट में आना है तो हर इंडियन की एवरेज जो ईयरली इनकम है वो कम से कम इंडियन रुपीज़ 10 लाख के बराबर होनी चाहिए। इंडिया का जीडीपी लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि आज USA के जीडीपी के बराबर है।
अब हम देखते हैं तीसरा इंडिकेटर जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 3 डायमेंशन को नापते हैं। जो सबसे पहला डायमेंशन है, जो सबसे पहला इंडेक्स है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, और जो दूसरा इंडिकेटर है वो है हमारा एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा जो इंडेक्स है वो है हमारा GNI पर कैपिटा। इंडिया का जो HDI इंडेक्स है वो है 0.633, जो कि हम यदि वर्ल्ड में देखते हैं तो 132 नंबर पे आता है। यदि अपने पड़ोसी देश का देखते हैं कि सबका HDI इंडेक्स क्या है, तो आप देखते हैं श्रीलंका जो है वो इंडिया से भी अच्छा है, बांग्लादेश का लगभग इंडिया के बराबर ही है, चाइना तो इंडिया से अच्छा ही है, पाकिस्तान का बहुत कम है, नेपाल का भी लगभग इंडिया के आसपास, ये थोड़ा सा कम है, भूटान का इंडिया से अच्छा है, और अफ़गानिस्तान तो बहुत नीचे है। सबसे पहला जो इंडेक्स हम देखें वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का मतलब रहता है कि एक आम आदमी कितने साल तक एवरेज जीता है किसी कंट्री में। तो इंडिया का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 ईयर्स है, जो कि वर्ल्ड रैंक में 126 नंबर पे आता है। और हम अपने नेबर कंट्री में देखेंगे तो श्रीलंका हमारे कंट्री से बेहतर है, जो कि 76.8 है, बांग्लादेश भी बेहतर है, 73.9 है, चाइना जो कि 78.79 है, पाकिस्तान जो कि इंडिया से कम है, नेपाल भी कम है, भूटान लगभग बराबर है 72.49 पे, और वहीं अफ़गानिस्तान 64.23 पे आता है। दूसरा इंडेक्स देखेंगे एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स जो है वो लिटरेसी इंडेक्स से काफ़ी अलग है। जो एजुकेशन इंडेक्स में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि लिटरेसी रेट कितना है, और जो है वो स्कूलिंग जो टाइमिंग है, कितने ईयर तक बच्चे स्कूल जाते हैं, और देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन कैसा है। तो यदि हम इंडिया का देखें, एजुकेशन इंडेक्स जो है वो 0.56 है, जो कि वर्ल्ड के 116 नंबर पे आता है। भारत में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सबको पता है। आप देखेंगे कि आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो एक्सेस है वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारे शहरों में है। इससे स्किल डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी इम्पैक्ट होती है, जिससे कमाई की संभावना, अर्निंग की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे ओवरऑल हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम हो जाता है। आइए हम एक नज़र डालते हैं अपने नेबर कंट्री पे, और अपने नेबर कंट्री के बारे में देखते हैं। तो श्रीलंका जो है 0.75 पे है, बांग्लादेश 0.53, पाकिस्तान जो है 0.4 बहुत नीचे है, नेपाल भी 0.52 है, और भूटान 50 और अफगानिस्तान 0.41 पे है। अब हम डिस्कस करते हैं GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, जो कि थर्ड इंडेक्स है हमारे HDI में। GNI क्या होता है? आपको GDP पर कैपिटा पता है। GNI थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कंट्री में नहीं रहता है, किसी दूसरे कंट्री में रहता है, जो भी वो अर्निंग करता है वो उस कंट्री का, मतलब जहाँ वो काम करता है वहाँ के GDP में कैलकुलेट होता है, जबकि हमारे कंट्री में कैलकुलेट नहीं होगा। तो GNI क्या होता है कि उस पैसे को भी, उस अर्निंग को भी यदि हम अपने GDP में कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो वो आता है GNI इंडेक्स। आपको शायद समझ में आ गया होगा GNI और GDP में क्या डिफरेंस है। इंडिया का GNI देखते हैं तो 7220 है, वहीं हम GDP देखते हैं तो 2256 के आसपास था, तो काफ़ी डिफरेंस है। और चाइना जो है वो लगभग 19,000 के आसपास है, और वहीं हम श्रीलंका देखते हैं तो 13,000 है, भूटान जो है 10,000 के आसपास है, बांग्लादेश 6,900 के आसपास है, पाकिस्तान 5,800, नेपाल जो है 4,200। हमने इतना कुछ तो देख लिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है डेवलप कैसे हो पाएगा। उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक ही जानना पड़ेगा। डेवलप कंट्री बनने के लिए हमें तीनों इंडेक्स में आना पड़ेगा, नॉट ओनली GDP पर कैपिटा और HDI इंडेक्स में भी आना पड़ेगा। 3 सेक्टर है इंडिया के GDP में, एक तो है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी करंटली जो है 18% कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि लगभग 28% के आसपास कंट्रीब्यूशन है GDP में, जिसको हम सेकेंड सेक्टर बोलते हैं। और तीसरा जो है सर्विस सेक्टर, लगभग 54% कंट्रीब्यूशन है GDP में, और जिसको हम टर्सरी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता था, और अभी यह 18% रह गया है। भारत अभी भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और लगभग 58% आबादी अभी भी अपने प्राथमिक जो आय है, उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। जो अक्सर लो प्रोडक्टिविटी, जिसका प्रोडक्शन मतलब
उतना अच्छा नहीं है और उसमें अच्छी क्वालिटी भी नहीं है जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर सकें, और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन मशीन्स है, इक्विपमेंट है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और वेदर अनसर्टेनिटी, वेदर कब अच्छा होता है कब ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे फसल ख़राब हो जाती है, हमारा प्रोडक्शन अच्छा से नहीं हो पाता है और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ऑफर लिमिटेड इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी, जिसके परिणाम स्वरूप पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें, जैसे हमने बोला कि बहुत सारी कमियों की वजह से हम उतना इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं जितना कि हम मैन पावर उसमें यूज़ करते हैं। 1991 में लिबराइजेशन के बाद सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोकस नहीं किया गया है मेनली। पिछले 2 दशकों में सर्विस सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है विदाउट मैन्युफैक्चरिंग बूम के बिना। भारत में लगभग 800 मिलियन लोग जो हैं वो वर्किंग एज के लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज जो है 50 से 60 मिलियन के लोग काम करते हैं। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 90 मिलियन नौकरी पैदा करने की ताकत रखता है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा आय का वृद्धि और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, जिससे हमारी जो जीडीपी है कई गुना आगे बढ़ सकती है। भारत को मुख्य रूप से 2 इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यदि बढ़ाना है तो। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स बाज़ार है एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर्स, पैसेंजर्स व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स, और यह 2 व्हीलर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। भारत 2030 तक मोबिलिटी शेयर लीडर हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत में बहुत प्रभावशाली हुआ करता था जब भारत में कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश की गई थी, अब भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। भारत और बांग्लादेश लगभग $35 अरब के एक्सपोर्ट के आमने सामने हैं। बांग्लादेश की तुलना में भारत आकार में लगभग बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे जो उनका एक्सपोर्ट है लगभग दोनों का बराबर है। भारत में मैन-मेड फाइबर, जिसको हम MMF बोलते हैं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इन उद्योगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ये वास्तव में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकें। कपास, जूट जैसी फसलों के कारण भारत को कपड़ा क्षेत्र में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त होता है। इसके लिए इसका उपयोग हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अभी जो मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में है वो सर्विस सेक्टर का है, लगभग 54% है। अब हम विकसित देशों पे नज़र डालते हैं तो देखते हैं उनका जीडीपी का ब्रेकअप क्या है। यदि आप सिंगापुर को देखें तो सर्विस सेक्टर जीडीपी में लगभग 70%, और वहीं हम यूएसए की बात करते हैं तो उनका जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 75% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। सर्विस सेक्टर के भीतर वो कौन सा सेगमेंट है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मुख्य रूप से ट्रेड है, रियल इस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, आईटी सर्विसेज है, टूरिज्म है, और इस सर्विस सेक्टर के और भी बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट हैं। आपको पता है भारत को दुनिया में आईटी हब माना जाता है। इसके बावजूद भी यदि हम भारत को दुनिया के तकनीकी रूप से डेवलप देशों में ग्लोबल फाइनेंस 2022 के रैंकिंग में देखते हैं तो इंडिया का जो रैंक है वो 58 पे आता है। मेरी राय में भारत जो है पर्यटन क्षेत्र में या टूरिज्म सेक्टर में एक अच्छा काम कर सकता है, वहाँ बढ़ने की कुछ संभावना ज़्यादा है। भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो जीडीपी में केवल 5% कंट्रीब्यूट करता है, और वहीं अगर मालदीव्स की देखें, बाली की देखें, श्रीलंका की देखें तो वो इंडिया से बेहतर करें। मालदीव जो है 37% जो है उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, बहुत छोटा सा एक कंट्री है। श्रीलंका भी हमारे इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा है टूरिज्म के क्षेत्र में। केरल, जिसको हम सबसे अच्छा टूरिज्म प्लेस मानते हैं, तो वहाँ भी हम देखें तो और हम भारत जो है उसकी हमेशा क्या कहते हैं मार्केटिंग करता रहता है केरल को लेके, तो वहाँ भी हम वहाँ टूरिज्म का जो रेवेन्यू देखते हैं $1.5 बिलियन के आसपास है। यदि वहीं जैसा हमने बोला कि बाली और इंडोनेशिया की बात करते हैं, सिर्फ एक आइसलैंड जो कितना छोटा है वो अपने जीडीपी में लगभग $8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है एक साल में। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया को डेवलप कंट्री होना है तो इंडिया को कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि बहुत सारे जॉब जनरेट हों, लोगों को जॉब मिलेगा तो उनका इनकम बढ़ेगा। और एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अच्छा स्किल्स
वाला एजुकेशन हम अडॉप्ट करें जिससे हम कुछ कर सकें लाइफ में। उसके बाद हमें सर्विस सेक्टर भी बहुत सारा फोकस करना पड़ेगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो है टूरिज्म है। और आईटी सेक्टर पे भी हम फोकस करें तो उसमें भी बहुत मुझे देश को काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी आप ये देखते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में देखते हैं तो 136 नंबर पे आता है 144 देशों में। इससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या भारत अमीर है और भारतीय गरीब हैं। एक विकसित देश बनने के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना है और अपनी उपलब्धि पर निर्भर रहना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।